जी नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। अगले 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने लगी हैं। राजनीति में धुरंधर भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं और एक्सपीरियंस भी आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की राजनीति किस करवट बदलेगी। फिर से बीजेपी का राज होगा या कांग्रेस इस बार दम भरेगी या कोई तीसरी पार्टी इस बार जो है खेल बिगाड़ेगी या खेल बनाएगी। राजनीति संभावनाओं का खेल है। हम बात करेंगे आज बड़कल विधानसभा की। बड़कल विधानसभा में भारी भरकम एक कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं। अगर किसी की बात होती है तो भारत अशोक अरोड़ा की होती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे इनसे बड़कल की राजनीति के ऊपर, बड़कल की समस्याओं के ऊपर, बड़कल के मौजूदा विधायक के ऊपर और बड़कल में आने वाले चुनावों को लेकर। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं भारत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका नेशनल डेली न्यूज़ की पूरी टीम का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद। चुनाव में दावेदारी आपने कर दी है, कैसे देखते हैं बड़कल विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैंने आपके आशीर्वाद से, श्री हनुमंत लाल जी महाराज के आशीर्वाद से, मेरी बिरादरी के जो प्रतिष्ठित बुज़ुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से मैंने बड़कल विधानसभा का पार्टी के द्वारा निकाला हुआ प्रत्याशी का फॉर्म कल चंडीगढ़ में बिल्कुल भर दिया है। और आप बात करते हैं किस तरह देखते हैं हम बड़कल विधानसभा के चुनाव को, तो मैं छोटे से शब्दों में एक बात कहूँगा, क्योंकि बड़कल विधानसभा 87 एक पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है और इसीलिए एक पंजाबी परिवार से होने के नाते कहीं ना कहीं ये हमारे पंजाबी समाज का जो पिछले लगभग 15 साल मैं कह सकता हूँ हमारे समाज को इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, और 10 साल तो बिल्कुल ही नहीं मिला। 2010 से लेकर 2015 तक हमारे पास पंजाबी एमएलए ना होने के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पिता स्वर्गीय श्री अशोक अरोड़ा जी को जो शहर का महापौर बनाया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि आने वाले 14 के विधानसभा चुनाव में हम अपने मेयर को अपने विधायक के रूप में देखेंगे। मगर विधि को कुछ और मंजूर था। बाबूजी का कार्यकाल 2015 तक का था। अप्लाई हमने 2014 में भी करा था, 2019 में भी करा था, मगर दोनों बार ये इत्तेफाक कहूँगा कि हमारे समाज को बड़कल विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं आपको मन में टीस भी है और लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि बड़कल से आपके समुदाय को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इसका विपक्षी लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने फ़ायदा उठाया। मेरे मन में टीस नहीं है, मगर मेरे मन में एक छोटी सी उदासी है, क्योंकि टीस और उदासी इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। टीस होती है एक जलन की भावना और उदासी होती है कि मेरे समाज को यदि अपनी कोई बात रखनी हो तो वो किसके पास जाए। और हमारे बुज़ुर्गों ने एक बात समझाई थी कि जिस समाज का कोई सरदार नहीं होता, उस समाज का समाज में अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए कोई किरदार नहीं होता। तो इसी बात को मैंने मेरे पापा के मुख से सुना, मेरे बुज़ुर्गों के मुख से सुना। तो चाहे वो 14 से 24 तक की बात हो, मेरे पिता का कार्यकाल 2015 में समाप्त हुआ और मैं एक्टिव राजनीति के अंदर 2019 में जब मैंने पिता के लिए टिकट मांगा था और इत्तेफाक से टिकट आने के बाद हमारे परिवार का कट गया था, तो तब से मेरे मन में और ज़्यादा एक उदासी रही कि वाकई में हमारा समाज पिछले 5 साल से तो बिल्कुल ही प्योरली लगातार सर्वाइव कर रहा था। तो मैंने कहा इस बार फिर और 5 साल हमें सर्वाइव करना पड़ा हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूँ तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी पंजाबी समाज के हैं, मगर बहुत सारे लोग जो पुराने हमारे समाज के हैं, पंजाबी समाज के हैं, जो लोग सभी हिंदुस्तान से उजड़कर हिंदुस्तान के इस हिस्से में आए, वो डे 1 से जब से उन्होंने हिंदुस्तान, जो पुराना हिंदुस्तान था जिसका नाम आज का पाकिस्तान रखा गया, तो हमारे उन बुज़ुर्गों ने शुरू से जो आस्था जताई थी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जताई थी। मगर कहीं ना कहीं पिछले 15 साल से लगातार हमारे समाज की बड़कल विधानसभा के अंदर अनदेखी हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा एक बार हम भी कोशिश करें। मगर 19 से लेकर 24 तक के बीच में पूर्व महापौर कार्यालय, क्योंकि मेरे पिता शहर के महापौर थे, तो हमने
बाबूजी के डेजिग्नेशन के नाम से ही एक्स मेयर ऑफिस की बाबूजी के आशीर्वाद से ही एक शुरुआत करी, जिसका हमने एक नंबर भी जारी करा कि पूरे फरीदाबाद की जो समस्याएं हैं आप एक्स मेयर ऑफिस के ऊपर आप शेयर कर दीजिए अपनी कंप्लेंट्स को, और एक्स मेयर ऑफिस उस समस्याओं का समाधान करेगा। लगातार लोगों ने अपनी समस्याओं को 9205 930 168 नंबर पर साझा करा। पूर्व महापौर कार्यालय की उपलब्धियां के नाम से ये हैशटैग भी चल रहा है, कोई देखना चाहे वहाँ देख भी सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने समाज के उन बड़ों का सम्मान करा जिनकी आस्था कांग्रेस के पार्टी के साथ थी, और उसी पार्टी के साथ मेरा भी एक निजी रिश्ता है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, क्योंकि 1972 में मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, उन्होंने ज्वाइन करी, और 14 मार्च 2024 को उनका अकाल चलाना हुआ, स्वर्गवास हो गया। तो उस समय तक भी 14 मार्च को भी उन्होंने 5:15 बजे शाम को 5:15 बजे तक, 5:15 से 6:15 बजे भी AICC से लोकसभा के प्रत्याशी के जो मंथन का काम चल रहा था उसके लिए टीम आई हुई थी। लास्ट समय में भी मेरे पिता ने कांग्रेस पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता की भूमिका को निभाया, और AICC के टीम के साथियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी अटेंड करी। तो इसी भूमिका को, क्योंकि मेरे पिता कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते थे, मेरी भी आस्था, मेरा भी मानना यह है कि मैं जब तक जीऊँ कांग्रेस के ही झंडे के तले जीऊँ, और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करी, और मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिला। उनके आशीर्वाद के कारण ही, उनके आशीर्वाद के दम पर ही मैंने पार्टी के द्वारा निकाला हुआ विधायक पद का जो दावेदारी का नामांकन था, कल चंडीगढ़ में अपने भाइयों के साथ भरा। दावेदारी तो आपने भर दी। एक ऑलरेडी राजनीतिक परिवार इसी विधानसभा से आता है, भारी भरकम परिवार उसको कहते हैं, कि केंद्र में और हरियाणा में मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, वही परिवार, हालांकि लोकसभा चुनावों में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब उनकी जो है बड़कल विधानसभा से दावेदारी है। अपने आप को कहाँ स्टैंड आप पाते हैं, उसमें कंपैरिजन की अगर बात करें तो भारत अशोक अरोड़ा को क्यों मौका मिलना चाहिए और उसको क्यों नहीं? देखिए, भारत अशोक अरोड़ा बहुत छोटा सा कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मेरी पहचान मेरे पिता का नाम है, मेरी पहचान कांग्रेस पार्टी के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में है। और आपने बात करी कि बड़खल विधानसभा में इस बार कोई भारी भरकम परिवार फिर से दावेदारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से दावेदारी करना सबका हक है। मुझे इस बात से कहीं कोई कुरेज नहीं है कि वो दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी सभी 36 बिरादरियों को करनी चाहिए। और जहाँ तक मानना है मेरा, निजी रूप से दावेदारी करने से टिकट नहीं मिलती, ना मेरे को ना किसी और को। ये परमपिता परमेश्वर की ही कृपा होगी जिसको टिकट मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद भी तो जीत और हार का फैसला परमात्मा ने करना है। तो किसी की दावेदारी से ऐतराज क्यों करें? चलिए, कांग्रेस पार्टी से आपने दावा किया है, बीजेपी का यहाँ पर लगातार पिछले 10 सालों से शासन है, तो कैसे देखते हैं बड़कल विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर के 10 साल की अगर हम बात करें? मैं बड़खल विधानसभा के, आपने बोला विकास कार्यों की बात करते हो, तो विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से न केवल बड़खल विधानसभा के निवासियों को, मैं संपूर्ण फरीदाबाद वासियों के जानकारी में, उनके जहन में एक बात ज़रूर डालना चाहूँगा कि फरीदाबाद को विकास के रूप में यदि कुछ मिला तो केवल विनाश मिला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप समझिए, बात हुई थी एक बड़खल झील को भरने की, मगर फरीदाबाद के लगभग हर गली, हर चौक, हर घर के बाहर सीवरेज के भरे हुए पानी की झील बन गई। मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल्स ने दसियों बार दिखाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी कि हर घर में जल, हर घर में नल और हर घर में स्वच्छ जल। मैं फरीदाबाद की संपूर्ण भाजपा की टीम को, सभी पदाधिकारियों को, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि नल तो हर घर में था फरीदाबाद के, क्योंकि फरीदाबाद अपने आप में एक समृद्ध फरीदाबाद है, कमज़ोर फरीदाबाद नहीं है, मगर उसके अंदर जो सीवरेज का जल पहुंचाने का कार्य करा वो आप लोगों की टीम ने करा, तो दिल से आपका धन्यवाद। बात करें फरीदाबाद के विकास की, फरीदाबाद के अंदर जितने भी आप फ्लाईओवर देखते हैं,
ये कांग्रेस के समय की सारी शुरुआती चीज़ें थी और बेशक इनका रिबन काटने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो भाजपा के सांसद या मंत्रीगणों को हुआ, मगर उसके बाद उन्होंने क्या करा। आप याद रखिए, फरीदाबाद के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री जब फरीदाबाद की पावन धरा पर आए, उन्होंने फरीदाबाद में मेट्रो का इनॉग्रेशन करा, उसका रिबन काटा। तो फरीदाबाद की सारी आवाम को पता है, फरीदाबाद में मेट्रो तो 2014 से पहले आ चुकी थी, शुरू ही तो नहीं हुई थी, सारे पिलर्स, सारी ट्रैकिंग हो चुकी थी उसकी। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आई थिंक 14 या 15 में आए थे रिबन काटने के लिए, तो बड़े प्यारे शब्दों में उन्होंने बोला था कि प्यारे फरीदाबाद वासियों, ये फरीदाबाद की अमानत मैं आपको सौंपता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो पहुँचाकर जल्द आपको दूंगा। तो फरीदाबाद के सांसद, विधायक, मंत्रीगण, ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि निगम इनके पास था, प्रदेश इनके पास था और केंद्र इनके पास था, इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने बल्लभगढ़ के बाद यदि एक मेट्रो का पिलर लगाया हो तो इनके विकास के आगे हम नतमस्तक हो जाएंगे। अन्यथा फरीदाबाद का विनाश करने में ये अपनी पूर्ण भूमिका जो निभा चुके हैं, जनता स्वयं इनको बार बार याद दिलाएगी। बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करते हैं। आपके यहाँ से जो है अभी शिक्षा मंत्री हैं यहाँ की विधायक, मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, पहले CWC की भी रही हैं, वो भी एक मंत्री के बराबर ही दर्जा होता है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुए। देखिए, आपने बात करी हरियाणा की शिक्षा मंत्री बड़खल से विधायक रही हैं, अब वो पिछले शायद 1.5 महीने से शिक्षा मंत्री की भूमिका को निभा रही हैं। तो शिक्षा मंत्री होना एक बड़ी बात नहीं है। आप 1.5 महीने से शिक्षा मंत्री या 1 महीने से शिक्षा मंत्री की भूमिका में हैं, मगर आप याद रखें, आप एक महिला हैं और महिला का जो शादी के बाद एक पुनर्जन्म होता है उसको एक माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ होती है। और महिलाओं के अंदर एक सबसे बड़ी जो कमाल की परमात्मा ने शक्ति बख्शी है, रहमत करी है, उसको सिक्स सेंस कहा जाता है। तो महिलाओं के पास सिक्स सेंस यानी कि समझने की शक्ति आने वाली कुछ देर बाद जो होने वाली बातें हैं अपने बच्चों के साथ या वो सब चीज़ें भांपने की शक्ति होती है। मगर हमारे इस बड़खल की विधायिका जी ने 9.5 साल में बड़खल के विकास के लिए, क्योंकि आप टीचर भी रही हैं बीते कल में, और आपके ही बड़खल विधानसभा के स्कूलों की जो स्थिति है, ये भारत अशोक अरोड़ा को कम से कम बताने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में कितने स्कूलों की क्या बदहाली है, ये स्वयं वो विधायक के रूप में जानती हैं, आप पत्रकार के रूप में जानते हैं, मैं एक आम आवाम के रूप में जानता हूं। और फरीदाबाद नहीं, हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों की क्या दशा, क्या व्यथा है। इसके अलावा स्कूल को चलाने के लिए अध्यापक की ज़रूरत आती है। तो शिक्षा मंत्री जी आज 1 महीने से हैं, इनसे पहले जो शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे थे, क्या वे स्वयं बता सकते हैं कि फरीदाबाद में कितने स्कूल हैं और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होगा तो उस स्कूल का क्या महत्व होगा? और यदि हम आने वाले कल के भविष्य की बात करते हैं तो एक माँ, एक टीचर, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, जहाँ तक मेरा निजी मानना है, इस दुनिया में कोई डॉक्टर अपने पूरे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा गलत कोई काम करेगा तो जाने अनजाने किसी का ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करते हुए 100-150 लोगों के साथ प्लस माइनस हो सकता है, उनकी जान आ सकती है, जा सकती है। किसी वकील की बात करेंगे तो वो किसी केस को जीतेगा, किसी को हारेगा। किसी इंजीनियर की बात करेंगे, कुछ गलती होगी, कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी। मगर शिक्षक अपने आप में देश की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है और जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी संपन्न नहीं करता, वो लगातार शिक्षकों के टच में रहता है। यदि शिक्षक ने उसे शिक्षा गलत दे दी तो देश का भविष्य किस क्षेत्र में जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में आप जाएं, शिक्षा मंत्री जी से पूछें, क्या आपने जब आप एक टीचर थे अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश नहीं करी?
जब आपने उस समय अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करी और आज आप शिक्षा मंत्री की भूमिका में हैं, यानी कि आज आप पावर में हैं, तो तब आपने अपनी पावर का देश हित में, आने वाले कल जो बच्चे होते हैं राष्ट्र हित में, उसका सदुपयोग क्यों नहीं करा शिक्षा मंत्री जी? ये बड़ा सवाल है भारत अरोड़ा का सीधा बड़खल के विधायक और शिक्षा मंत्री जी से। सामने वाले पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जो आप लगा भी रहे हैं। भारत अरोड़ा को अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है और आप चुन करके आते हैं, तो किस तरह से इन कमियों को दूर करेंगे और क्या कमियां आपको मेजर लगती हैं अभी के विधायक के रूप में जो काम कर रही हैं उनके अंदर, जिनको आप सुधारना चाहते हैं? देखिए, पहली बात आपने बोली दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं आपके कैमरे, आपकी जनता जो आपके साथ व्यूअरशिप जुड़ी है, उनके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, मैं कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, क्योंकि मेरे पिता अक्सर एक बात कहा करते थे कि बेटा, जब तक खुद में दम ना हो किसी के बारे में कोई बात मत करना। अभी आपने बदहाली का बताया ना, बदहाली का बताया, शिक्षा मंत्री के नकारापन का बताया ना आपने, बिल्कुल मैं आपको उसी पॉइंट पे ला रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने अभी आपको एक नंबर बताया जो एक्स मेयर ऑफिस की तरफ से आम आवाम को प्रोवाइड किया गया 2019 में, जब मुझे समझ आई कि मुझे क्या करना चाहिए। ये काम एक पार्षद का, एक मेयर का, एक विधायक का, एक मंत्री का, एक सांसद की तरफ से होना चाहिए था कि एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए फरीदाबाद की आवाम के लिए, जनता के लिए, कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। अगर अरोड़ा परिवार, स्वर्गीय श्री अशोक अरोड़ा जी का बेटा कहीं भी कुछ करता है तो झूठ नहीं करता, कुछ करता है तो प्रमाणित रूप से नंबर 5 साल पहले का जारी है। आप चेक करिए लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ। जब एक एक्स मेयर ऑफिस से मुहिम शुरू हुई तो लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। आप समझिए, जो काम शिक्षा मंत्री नहीं कर रहे उसके बावजूद, जो काम विधायक नहीं कर रहे उसके बावजूद, जो काम सांसद नहीं कर रहे उसके बावजूद, जो काम पार्षद नहीं कर रहे उसके बावजूद, अगर एक्स मेयर ऑफिस से हो रहा है तो ये आरोप नहीं है, ये काम करने की शैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। कौन से काम हो रहे हैं आपके इस सारी मुहिम से? इस सारी मुहिम से लगभग सभी काम हो रहे हैं, किसी तरह की कोई भी अड़चन हमें नहीं आती। जैसे सड़कें बनाने का काम, देखिए सड़कें बनाने का काम डीपीआर का काम है, सीवरेज सफाई का काम, बिल्कुल निश्चित रूप से जब हमारे ब्लॉक में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, हम लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क करते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, वो समय तो ज़रूर लेते हैं। मेरी बात को समझिएगा, सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो समय तो ज़रूर लगता है, मगर समस्या का समाधान लोगों को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के कहने से अधिकारी नहीं चलते हैं और आप लोग जब पीछे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर असर होता है और काम होते हैं? सर, हमारे कहने से आप समझिएगा, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं हैं। अगर आप किसी को मान सम्मान से लोगों की समस्याओं से अवगत करवाएंगे ना, तो सामने वाला भी कोई भी अधिकारी है, अधिकारी बाद में है, पहले इंसान है। सिर्फ आप उससे इतना ही पूछ लीजिए कि भाई साहब, ये सीवरेज का पानी आपके घर में आपके बच्चों के लिए पड़ा होता, आपके ऊपर क्या व्यथा होती। समझाने की बात है। आइए बैठिए, भोजन लगा हुआ है, प्लीज ग्रहण कीजिए। आप कहना चाह रहे हैं कि नियत ही नहीं है सरकार के काम करने ही नहीं है। यदि नियत होती तो बड़खल विधानसभा की छोड़िए, हरियाणा के स्कूलों की ये व्यथा होती। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। चलिए, एक कांग्रेस को लेकर के सवाल करते हैं। लोकसभा में तो आपने इनको हाफ कर दिया, विधानसभा में नारा है आप लगा साफ करेंगे जी। कैसे करेंगे? क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन था और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है, बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ता, और इस बार अलग लड़ रही है आम आदमी पार्टी जी। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी का फ़ायदा करेगी? देखिए, आपने बोला लोकसभा के अंदर हमने इनको हाफ करा। पहली बात, हमने इनको हाफ नहीं करा, ये जनता जनार्दन का फैसला है कि भाजपा को जनता जनार्दन ने नाकार दिया। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें दी, 5 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई, मगर उसी का एक आकलन करते हैं तो 5 जो लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो उसका जो विधानसभा के ऊपर, क्योंकि जैसे हमारे फरीदाबाद की लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, तो उस आकलन के हिसाब से 46 सीटों पर आज
टिल डेट लोकसभा के चुनाव के हिसाब से कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। 46 पे आप कहते हैं बढ़त बनी हुई है, 46 पे ही बीजेपी कह रही है हमारी बढ़त। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ना मैं बोलूँगा ना आप बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे वो आंकड़े बोलेंगे। और रही बात आपने बोला आप पार्टी की, ठीक है सर, हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व ने एक इंडिया गठबंधन करा, उसके अंदर आप पार्टी का भी हमें सहयोग मिला। हम ये चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, मगर कहीं ना कहीं आप पार्टी ने निश्चित रूप से अपना इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने का मन बनाया। उनका स्वागत है और हमें किसी के भी चुनाव लड़ने से, मैंने आपको बताया, हमें ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जिसके भाग्य में राज होगा उसको राज मिलेगा, और जिसके भाग्य में वन का वास होगा निश्चित रूप से वो फिर एक बार वनवास काटेगा। तो समय और समय की प्रतिकाष्ठा देखिए, जो समय करेगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और हमारे मन में एक पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों में, नेताओं में, आवाम में पूर्ण रूप से एक जोश है, और जोश के साथ, पूरे होश के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस की आवाम, जो लोगों का विश्वास है, वो सभी लोग मैदान में मिलकर कांग्रेस के साथ, इस झूठी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। अंतिम सवाल, भारत अशोक अरोड़ा हर हाल में चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे? केवल एक ही बात कहूँगा, जैसे मेरे हनुमान जी की इच्छा, जो वो मुझे आदेश करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली बड़ा महसूस करता हूँ कि मेरी हर समस्या का समाधान मेरे इष्ट, मेरे हनुमान जी से मुझे मिलता है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है इस संसार पे इंसान का आना और जाना बना हुआ है, मगर मैं पर्सनली मेरे पिता के जाने के बाद लगभग 4 बार ऐसा महसूस कर चुका हूँ अपने निजी जीवन में। मैं कभी परेशान होता हूँ, मैंने अपने पिता को आज भी अपने साथ महसूस करा है। तो मेरी कोई समस्या होती है, मेरे पिता मुझे आज भी समझाते हैं। शारीरिक रूप से वो मेरे साथ नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी शक्ति, उनके प्रति जो मेरा एक विश्वास है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, पहले वो मुझे समझाते हैं। और बाकी जो मेरे हनुमान जी का आदेश होगा, मैं निश्चित रूप से अपने बड़ों के ही आदेश का पालन करूंगा। सवाल ये इसलिए भी बड़ा है कि 2014 में भी दावेदारी थी आप लोगों की, टिकट नहीं मिला। 2019 में भी दावेदारी थी आप लोगों की, टिकट कट गया। 2024 कहा जाता है कि राजनीति में अगर ज़्यादा गैप हो जाए तो फिर वो राजनीति ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्या 2024 में भारत अरोड़ा इस राजनीति को जिंदा रखने के लिए लड़ेंगे? आपने बोला राजनीति में गैप हो जाए तो राजनीति समाप्त हो जाती है। राजनीति में उनकी गैप आता है जो एसी कमरों में बैठ के विकास जी राजनीति करते हैं। अरोड़ा परिवार तपती धूप की तपश को महसूस करता है, इसलिए आम आवाम की आवाज़ को उठाने की ताकत रखता है। और इसका प्रमाण फिर वही बात, पूर्व महापौर कार्यालय की उपलब्धियां और उनका मोबाइल नंबर है। फरीदाबाद की आवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कोशिश करें कि भारत अशोक अरोड़ा को टिकट मिले। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, यदि, क्योंकि एआईसीसी की तरफ से टीम आ चुकी हैं, बड़कल विधानसभा के अंदर सर्वे चल रहा है, यदि आप लोग अरोड़ा परिवार को, स्वर्गीय श्री अशोक अरोड़ा जी, पूर्व महापौर नगर निगम जी की उपलब्धियों को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके बेटे के ऊपर भी आप विश्वास रखें। मैं कोशिश यही करूंगा अपने जीवन में, अपने पिता की केवल उजली परछाई बनूंगा, और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है, मैं अपने पिता के नाम को कभी भी खराब ना करूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारी नज़र बनी रहेगी इनके चुनाव के ऊपर, क्योंकि इन्होंने नकारा भी नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी से गुप्त गठबंधन भी इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस से अगर कोई और लड़ता है और ये चुनाव मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, नज़र हमारी बनी रहेगी। नमस्कार।